हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री क्लासेस में। देखिए, जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं अब ये बिल्कुल फ्री होंगी। मतलब हमने स्टार्ट ही किया है चैनल। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगी वो यूजीसी नेट हिंदी का पेपर है। ये 5 दिसंबर 2019 का पेपर है ये। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र है 5 दिसंबर 2019 का हिंदी का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द ये बताना है कि किस भाषा का है। तो यह अरबी भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी में होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती हैं? तो ये होती हैं अनुच्छेद 348 के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, और तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का विचार है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कबीर के बारे में? तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिशिष्ट परिशिष्ट चक्रव्यूह वे दिन सफर के साथी में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है आपका। परिशिष्ट और चक्रव्यूह उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास है वे दिन सफर के साथी। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास है वाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधु में से ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास ये नहीं है, ये है राजनीतिक उपन्यास। कौन सा? टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलरिज के अनुसार कल्पना कारमित्री प्रतिभा है। यही मतलब बताना है कोलरिज क्या कह रहे हैं। तो कोलरिज कह रहे हैं कि कल्पना कालमित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजना है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं है। क्या कहते हैं कोलरिज? कल्पना कालमित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं है। ठीक है, कल्पना के बारे में बताया है कोलरिज ने। और इस जो अगला प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कुकुरमुत्ता, देखिए इनको जो ना आप बार बार दोहराएंगे तभी याद होगा, क्योंकि कालक्रम वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए ये आपका आजकल ये नहीं है कि यूजीसी में पूछा जा रहा है या अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कृतियाँ दे दी जाती हैं, रचनाएं दे दी जाती हैं और उनको कालक्रम अनुसार लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बताने को देखिए कुकुरमुत्ता सबसे पहले आई क्योंकि ये 1942 की काव्य कृति है और विष्णुप्रिया 1957 की है। आंगन के द्वार पर 1961 की है और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की है। तो इनका क्रम सबसे पहले क्या होगा? कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया होगी, फिर आंगन के द्वार पर कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के द्वार पर टेढ़े मेढ़े रास्ते। एक बार और देखते कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के द्वार पर चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए मेरे साथ साथ दोहराते चलिए। दोहराने से क्या होता है, चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। ठीक है, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है। देखिए पूछे कि आवारा मसीहा जो है किस पर आधारित उपन्यासिक जीवनी है? तो ये शरद चंद्र पर आधारित औपन्यासिक जीवनी है। और पूछ ले कि उल्टा ही पूछे कि शरद चंद्र पर आधारित औपन्यासिक जीवनी कौन सी है? तो आप आवारा मसीहा बताएंगे। धर्म धर्म परक, राजनीतिक परक, कला परक तथा अर्थ परक में से अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। तो इसमें किसी की विद्वानों ने वे अरस्तु अरस्तु विरेचन पद की व्याख्या की, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या की है अर्थपरक कल्पना परक के अर्थों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए आधुनिक इसमें कथन जो स्थापना ये कथन दिए हुए हैं इसमें आपको सही बताना है। देखिए आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? है या नहीं कि आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है? सही बात है, क्योंकि तर्क दे रखा है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें दोनों ही सही है। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों और सिद्धांतों, संभावनाओं को जन्म देता है। इसमें बताना है आपको कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही नहीं है। तो धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, जबकि सत्य है कि वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्ष में कवि हैं, पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो ये जो है धर्मवीर भारती के संबंध में गलत कहा गया है। अगला कथन है कि अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए मैथ्यू अर्नाल्ड क्रोचे लोजाइनस इलियट में से पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया। तो सहानुभूति की अवधारणा का जो सहारा लिया था तो वो क्रोचे ने लिया था। सहानुभूति की अवधारणा का सहारा क्रोचे ने लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें स्थापना और कथन दिया गया है। पूछा गया है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तो ये कथन गलत है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया। तो ये सही है। दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला तो आपका गलत ही होगा, ठीक है ना? पहला आपका गलत होगा और जो दूसरा कथन दिया गया, तर्क दिया गया है, वो सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि हाँ हमें इससे बेनिफिट होगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम। देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? सरहप्पा लुइपा। देखो पापा लग रहा है ना, सरहप्पा, लेकिन सर पहले आते हैं। याद रखिएगा, सर पहले आएंगे। सरहप्पा लुइपा, पापा पहले आएंगे। सरहप्पा, सर पहले आएंगे। सरहप्पा लुइपा, पुष्पदंत बाद में आएंगे। तीसरे नंबर पुष्पदंत के बाद अधहमाण। तो ये याद रखिएगा, सरहप्पा लुइपा, पापा पहले आएंगे, फिर आएंगे पुष्पदंत और अधहमाण। अगला प्रश्न देखते हैं कि कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो मगही नहीं है, क्योंकि मगही जो है बिहार की तरफ बोली जाती है। तो और पश्चिम की तरफ कौन कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिम में आएगी आपकी कन्नौजी, बुंदेली पश्चिम में, और ब्रजभाषा भी पश्चिम में ही बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो उपन्यास में सबसे पहले परीक्षा गुरु उपन्यास आएगा, ठीक है। विद्या निवास का है ये। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 का है। और गोदान उपन्यास प्रेमचंद का 1936 का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है आपका, अज्ञे का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 1941 का है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है, 1973 का उपन्यास है। तो कौन कौन सा सबसे पहले आएगा? परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, फिर चौथे नंबर पर आएगा तमस उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? देखिए इन काव्य पंक्तियों का आशय के आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ठीक है। पेड़ों पर
फुनगियों का सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इसका आशय। तो आशय क्या था आपको बता दिया। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों में फुनगियों का सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पे पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना क्या चाहते हैं, पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो याद रखिएगा ये कबीर की वाणी है। कौन मतलब कबीर के द्वारा कहा गया है। ये पंक्ति क्या कही गई है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिथ्या दीपक दिया हाथी। ठीक है, तो पूछा गया कबीर इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ठीक है, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे आपके गिल क्राइस्ट। कौन थे, गिल क्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिल क्राइस्ट थे। प्रकाशन की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम। देखिए, तमस उपन्यास भी भीष्म साहनी का पहले याद रखिए कि ये उपन्यास किसके हैं, ये आप पूछे जाते हैं। और तमस उपन्यास, माफ कीजिएगा, हानुस उपन्यास। तमस उपन्यास तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है नाटक। ठीक है, कि भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम। उपन्यास पूछा है तो तमस है, और यहाँ पर नाटक पूछे जा रहे हैं तो हानुस नाटक सबसे पहले आएगा भीष्म साहनी का, फिर माधवी आएगा, फिर आएगा तीसरे नंबर पर रंग दे बसंती चोला, और चौथे नंबर पर आएगा आलमगीर। तो पहले भीष्म साहनी का नाटक आएगा, हानुस माधवी नाटक के बाद आएंगे रंग दे बसंती चोला और आलमगीर नाटक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए मिथकीय कविताएं दी गई हैं, और आपको बताना है कि मिथकीय जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, ये किसकी हैं। तो ये इसमें देखिए प्रमथियु गाथा जो है वो किसकी है, धर्मवीर भारती की है। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की संशय की एक रात नरेश मेहता की है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती के आप देखिए पलट पलट कर भी प्रश्न को याद कीजिए। पलट पलट कर प्रश्न को याद करेंगे तो कैसे भी आ जाएगा, तो आप उसको कर पाएंगे। पूछ ले कि धर्मवीर भारती की मिथकीय कविता कौन सी है, तो प्रमथयु गाथा कहेंगे। मैथिली शरण गुप्त की मिथकीय कविता जय भारत, कुंवर नारायण की मिथकीय कविता आत्मजयी, और नरेश मेहता की संशय की एक रात। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैंने मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए ये वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करता हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। तो ये कथन, जो ये संवाद है, किसके द्वारा किसके लिए कहा गया है, तो ये अंबिका का, तो यह मल्लिका का संवाद है, और अंबिका के लिए कहा है। मल्लिका ने अंबिका के लिए क्या कहा है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा, वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। तो यह संवाद आपका मल्लिका का अंबिका के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये देखिए थोड़ा ये कट गया है यहाँ से, है ना। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1977 में हुआ था। ठीक है, तो 1977 में रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन किया था। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की
स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों की के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो यह किया गया है पहला गिरमिटिया उपन्यास में। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? अफ्रीका में रंगभेद, उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता के मार्मिक चित्रण किया गया है। भारत भारती के संबंध में सही कथन पूछा गया है इसमें। अगले प्रश्न में ये वाला प्रश्न है कि भारत भारती के संबंध में सही कथन पूछा है। भारत भारती की रचना मुसद से मुसद्दो जज्बे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दात्रे कैफी से प्रभावित थे। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, भारत भारती। और जो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, वो किससे प्रभावित थे? वो ब्रजमोहन दात्रे कैफी से प्रभावित थे और इन्होंने ही भारत दर्पण भी लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, बीच में से क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर, इसलिए सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा जब भी आप पेपर देने जाएं। तो इसमें विचारधाराएं पूछी हैं कि कौन सा लेखक किस विचारधारा का है, कि मार्क्सवाद के जो हैं एंगेल्स हैं, और अस्तित्ववाद के कोफ्ता, मनोविश्लेषणवाद के युंग हैं, उत्तर आधुनिकता के हैं रोलाम वर्थ। पूछ ले उल्टा उलट पलट कर भी, जैसे मैंने बताया कि पूछ ले, याद करना चाहिए कि एंगल्स किस विचारधारा के थे? मार्क्सवादी। कोफ्ता किस विचारधारा के थे? आपके अस्तित्ववाद के। यूंग किस विचारधारा के थे? मनोविश्लेषणवाद के। और रोलाम वर्थ किस विचारधारा के थे? उत्तर आधुनिकता के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रचनात्मक बोध के विविध रूप। रचनात्मक बोध के विविध रूप: सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। इन निबंधों में से रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। तो इसमें जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध नहीं है। जबकि रामचंद्र शुक्ल के निबंध कौन से हैं? इसमें रचनात्मक बोध के विविध रूप शुक्ल का निबंध है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध शुक्ल का निबंध है। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध शुक्ल के निबंध है। पूछ लिया जाएगा कि अगली बार के इन्हीं में से ही पूछ लिया जाए कि बताइए कि काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध किसका है, तो आप बताएंगे शुक्ल का निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गीत फरोश में कवि कहना क्या चाहता है? तो गीत फरोश में कवि के बारे में पूछा गया है कि क्या कहना चाहता है वो। तो आप हमें पहले कमेंट करके बताइए गीत फरोश है किसकी रचना। ठीक है, ना पता हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो गीत फरोश के में कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तितली, उर्वशी, चंपू, ईरावती, झरना में से काव्य प्रसाद के द्वारा जो काव्य कौन से हैं? तो प्रसाद के द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं, तो वह देखिए, तितली तो एक उपन्यास है और ईरावती एक कहानी है। जबकि उर्वशी, चंपू और झरना ये इनकी काव्य रचना है। तो यही पूछा गया है। ठीक है, और इसमें अगला प्रश्न है जिसमें पंक्ति दी गई हैं। तो इस पंक्ति में व्यक्त भाव की विशेषता पूछी है। तो कहा गया है कि जेहि पंखी के निहार होई कही विरह कई बात, सोई पंछी जाई जरी तरीवर होहि निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्ति में व्यक्त भाव की विशेषता है। तो इसमें है विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। तो क्या किया गया इसमें? इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकुक में से गीति काव्य कौन सा है? तो इनमें गीति काव्य आपके हैं अग्निलीक और उन्मुक्त गीति काव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई।
तो इसमें भी देखिए जो आपका ये प्रश्न आया है, इसमें भी रचनाओं को निबंध है, इनमें ये जो रचनाएं निबंध दिए गए हैं, इनको भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। ये श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का निबंध है। अशोक के फूल आपके जो श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध जो है 1942 का है। अशोक के फूल 1948 का है। अर्धनारीश्वर निबंध आपका 1952 का। शिरीष की याद आई निबंध 1995 का निबंध है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान साहित्य, देखिए जो ये दिया गया है ना, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खुद ही स्क्रीन रोक कर पोज कर आप स्क्रीन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वर्तमान साहित्य वागर्थ हंस दस्तावेज साहित्यिक पत्रिकाओं में से अस्मिता पूरक विमर्श को सर्वाधिक संपादित किया है। तो इसमें जो पत्रिका है हंस पत्रिका है, और हंस पत्रिका ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, देखिए ये पंक्ति है, क्या कह रहा है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या, तब मैं निरश्वर हूँ ईश्वर क्षमता करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए हम बताते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त, पहले तो याद रखिएगा कि ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है कि राम, शुरू की ही याद रखिएगा कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो। तो ये किसकी रचना है, तो ये है आपके मैथिली शरण गुप्त की, इसको याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाए अभी तो और ही प्रश्न बना दिया गया है। फिर अगली बार इस पंक्ति को ही दे के पूछ लिया जाए ये किसकी रचना है, या फिर यही पंक्ति दे दी जाए पूछ लिया जाए ये किसने कही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कई तरीके से आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए आप। तो ये पहले तो पंक्ति बात करेंगे, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तो इसमें पूछा गया क्या क्या है, अब आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति लिखी है। तो ये किस में से है, तो साकेत काव्य ग्रंथ में है ये। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है भीष्म साहनी का तमस उपन्यास का कथानक केंद्र क्या है, तो किस बारे में है, यानी कि तो पहला तो तमस उपन्यास किसका है, तो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस उपन्यास। ठीक है भाई, और पूछ रहे कि तमस है क्या, तो ये उपन्यास है। और इसका कथानक जो केंद्रित है किस पर आधारित है, तो यह जो है विभाजन की त्रासदी सामाजिक विषम विषमता से संबंधित है। किससे संबंधित है, विभाजन की त्रासदी और सामाजिक विषमता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, किस अर्थ का, सांकेतिक अर्थ का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अभिधा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अगला प्रश्न है कि उर्वशी पर आधारित समीक्षा विवाद उत्पन्न हो गया। लिखिए देखिए एक उर्वशी पर लिखी गई थी समीक्षा, तो किसने लिखी थी, ये भगवत शरण उपाध्याय ने लिखी थी। और जब ये समीक्षा उन्होंने लिखी थी उर्वशी पर, तो इस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि उर्वशी पर लिखित समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके लेखक थे, तो भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धदेव बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, तो ये किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बारे में क्या कहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर यूज़फुल होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हर बार ऐसे ही बदल बदल के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 50% तो आपके देखिए 50-60% तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से ही आ जाता है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए पंक्तियाँ दी गई हैं और रचनाकार दिए गए हैं कि बताने हैं कि कौन सी पंक्ति किस रचनाकार ने कही है। ठीक है। कौन परी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी ढरकावई, तो यह प्रताप शाही ने कही है। गुलगिली अगली पंक्ति है गुलगिली गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, तो यह पद्माकर ने कही है। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुध जु, जुरेबी में नेकु जे न मुरके, यह ठाकुर ने कहा है। अभिधा उत्तम काव्य, देखिए ये इसको आप स्टार लगाकर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ठीक है, ये बहुत पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, ये वाली पंक्ति इसको स्टार लगा कर करिएगा कि अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी करत नवीन, तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपके देव के द्वारा कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। धरती धन्य अपना ठिकरे की मंगनी ठक गुलाब यथा प्रस्तावित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है आपके धरती धन्य अपना यथा प्रस्तावित उपन्यास। ये दोनों ही जो उपन्यास है यथा प्रस्तावित और तो धरती धन्य अपना उपन्यास, ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धों से संबंधित शुक्ल के सही कथन पूछे हैं। सिद्धों से संबंधित शुक्ल ने कौन से कथन कहे हैं कि वज्रयान में आकर महाशोकवाद का प्रवर्तन हुआ, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में? सिद्धों के बारे में। अगली बार ये पंक्ति भी दे सकते हैं कि भाई बताइए कि यह पंक्ति जो है वज्रयान में आकर महाशोकवाद का प्रवर्तन हुआ, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये पंक्ति किसने कही है? तो ये आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। और किसके बारे में कही है? सिद्धों के बारे में कही है। ठीक है, इस तरह से तोड़ मोड़ के क्वेश्चन को याद करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान पर आधारित माफ कीजिएगा, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी ये तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यासों से बताया गया है कि अगर माँ बाप मतलब तलाक ले लेते हैं एक दूसरे से या झगड़ा करते हैं तो उस बच्चे की मानसिकता कैसी बिगड़ जाती है, उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। आपका बंटी उपन्यास जो ये किसका, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो हम बता देते हैं पहले, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी उपन्यास। अब यहाँ पर कार्यक्रम के अनुसार आपको लगानी है सारी कहानियाँ। तो उसने कहा था कहानी 1915 की कहानी है, आकाशदीप कहानी 1929 की कहानी है, ईदगाह कहानी 1933 की कहानी है। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी 1933 है। ईदगाह कहानी 1933 की कहानी है आपकी। परिंदे कहानी 1959 की कहानी है। तो सबसे पहले कौन सी कहानी आएगी? उसने कहा था, फिर आकाशदीप, उसने कहा आकाशदीप कहानी, उसने कहा आकाशदीप कहानी, फिर आएगी ईदगाह और परिंदे कहानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि इसमें कि अच्छी हिंदी द्वारा की अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है और किसके लिए कहा गया है ये भी पूछा गया है इसमें। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। तो कौन कहता है? महावीर। किसके लिए? बालमुकुंद गुप्त के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है कि
ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? तो यह संवाद किसका? तो यह चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं चाणक्य। चाणक्य ने ही कहा है कि मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? अगला प्रश्न देख लेते हैं। कि नहीं हूँ कोरिक सही जो एक संबंध में इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल जाना है। प्रवासी की डायरी, ठीक, एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन जल में से डायरी साहित्य कौन से? तो
तुलसीदास का रामचरित प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। तो ये किस प्रसंग की पंक्ति है? कलयुग प्रसंग की। और किसके? उत्तरकांड के। और किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्यों में सही क्रम बताना है। इनमें सबसे पहले जो आएंगे दंडी, आनंदवर्धन। सबसे पहले कौन आएगा? दंडी, फिर आपको चाहिए कि हाँ मैं ऑप्शन कमेंट कर ही बता दीजिएगा कि आप हमें ऑप्शन वाले बताइए, तो मैं आपको ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। अगर इस तरह अगला प्रश्न कौन सा है? श्रद्धा और ईड़ा के संबंध में मुक्तिबोध का सही कथन कौन सा है? तो इसमें ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, जबकि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गो तो ये किसका कथन? किसकी पंक्ति है? तो इसमें प्रसाद जी कहते हैं कि रसास्वादन में वासनावस्था का स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती हैं। इसलिए यह वासना का यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करना है। ठीक है, तो पंक्ति किसके द्वारा की गई है? ये प्रसाद के द्वारा कही गई है। इसमें अगली पंक्ति है, साधारणीकरण के बारे में ही बताना है कि इसमें ये पंक्ति नगेंद्र के द्वारा दी गई है। काव्य समस्त अवयवों मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान को अधिक अनुकूल है। मनोविज्ञान को अधिक अनुकूल तो किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल इसके संबंध में कहते हैं कि लोक हृदय की सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो यह किसने कहा है? यह शुक्ल ने कहा है। शुक्ल की पंक्ति है। अगली पंक्ति है आपकी अज्ञे जी की पंक्ति है। तो इसमें अज्ञे जी क्या कहते हैं कि रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप को उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। पूछ रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो तो उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें फिर से कथन दिया गया है, आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, माफ कीजिएगा, एक कथन में क्या कहा गया है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये भी सही है। तर्क क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, बिल्कुल सही कहा गया है, तो दोनों जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पंक्तियां दी गई हैं और इसमें बताना है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, देखिए इसमें पंक्ति लिखी गई है रचनाकार के द्वारा, तो इसमें पंडिया असल सत बखाणई देही बुध वसंतण जाणई, यह पंक्ति सरहप्पा के द्वारा लिखी गई है। 12 बरस ले कूकर जीवे और 13 ले जिए सियार, तो यह जगनीक की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये चारों ही। ठीक है, आप इनको डबल स्टार मार्क करके चलिएगा। ठीक है, डबल स्टार इनको मार्क करके चलिएगा इन पंक्तियों। अगली पंक्ति है तीसरी, बड़ कौशल तुआ राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, तो यह विद्यापति की पंक्ति है। और चौथी पंक्ति दी गई, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमार, तो यह रेदास की पंक्ति है। देखिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं हम। इसमें बताना है क्रांतिकारी कविताएं दी गई हैं, इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। इसमें एक तो ये, मतलब आप तीनों ये जवानी वाली भी खैर पंक्ति इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ए बी और डी इनको डबल स्टार मार्क करके चलिएगा आप। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो क्रांतिकारी कविताएं हैं और रचनाकार हैं इनके बारे में बताना है कि कौन सी पंक्ति कौन सी कविता किसने लिखी है। तो वीरों का ऐसा हो बसंत ये बहुत ही फेमस है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। जवानी कविता ये भी क्रांतिकारी कविता, याद रखिएगा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। और अगर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई क्रांतिकारी कविता कौन सी है, तो आप बताएंगे वीरों का ऐसा हो बसंत। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सी क्रांतिकारी कविता है, कैदी और कोकिला। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई कौन सी क्रांतिकारी कविता है, जवानी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई क्रांतिकारी कविता कौन सी है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। को कोई लगाना नहीं है इनको, क्योंकि देखो मैंने ऑप्शन तो रखे ही नहीं है, तो ये सारे सोल्व पेपर ही हैं। ठीक है, हादसे जो आत्मकथा है वो रमणिका गुप्त की आत्मकथा है, रमणिका गुप्त की आत्मकथा। हादसे आत्मकथा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा, राजेंद्र यादव की आत्मकथा। राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा। देखिए उलट पुलट कर याद करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अगली जो आत्मकथा है आपकी, शिकंजे का दर्द आत्मकथा, सुशीला टगभोरे की आत्मकथा। सुशीला टगभोरे की आत्मकथा कौन सी है, शिकंजे का दर्द आत्मकथा। झूठन आत्मकथा, इसको स्टार लगा के चलिएगा, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये वाली आत्मकथा जो है। झूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है।
किसमें क्या पूछ रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों और राजाओं का चित्रण और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। तो किन कहानियों में? तो ये है रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में। तो अगर पूछे ये सोल्व पेपर है, इसमें सबसे पहले कौन तो अंधा युग नाटक है। इसमें पात्र कौन है? ये अश्वत्थामा है, वृद्ध याचक है और युत्सु है। किसका पात्र है? अंधा युग नाटक का, ठीक है। और धृतराष्ट्र भी है। किसका? अंधा युग नाटक का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसने क्या बोला है। तो वध, इसमें अश्वत्थामा क्या बोलते हैं? अश्वत्थामा कहते हैं वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। कौन कहते हैं? अश्वत्थामा।
वृद्धयाचक क्या कहता है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। कौन कहता है, वृद्धयाचक कहता है। किसमें, अंधा युग नाटक में। अंधा युग में युयुत्सु क्या कहता है, अंधा युग में युयुत्सु बोलता है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। कौन बोलता है, ये युयुत्सु बोलता है। और धृतराष्ट्र अंधयुग में क्या कहते हैं, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ठीक है, कौन बोलता है ये पंक्ति, अंधयुग में गूंगों के अलावा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा जी हैं का कथन पूछा है। पूछ रहा है कि साहित्य की, देखिए ये रामविलास शर्मा ने कहा है, साहित्य की प्रचारकता, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। कौन कहते हैं, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। रामविलास शर्मा का क्या कथन है, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। कौन कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं, ये पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है कि बिंब के अनिवार्य तत्व, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं कल्पना और इंद्रियता। कल्पना और इंद्रियता किसके अनिवार्य तत्व हैं, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं कल्पना और अनिवार्यता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रंथों का सही बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं 50% पेपर सोल्व हो जाता है, 50% क्या 60% सोल्व हो जाता है। बाकी तो देखो थोड़ा टफ तो आता ही, मतलब थोड़ा टफ भी नहीं, अगर आप पढ़े रहते हैं तो कुछ भी टफ नहीं होता है फिर भी। ठीक है, मेरे तो राय में यही है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हेमचंद्र शब्द अनुशासन जो है ये क्या है, तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। क्या है, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। किसके द्वारा, सात्विक भावों का सही समूह पूछा है भरत के द्वारा। सात्विक भाव क्या हैं, वे पथु, वे वर्ण्य, आश्रु, रोमांच, स्तंभ। कौन कौन से, वे पथु, वे वर्ण्य, आश्रु, रोमांच और फिर आखिरी में क्या, स्तंभ। 5 हैं ये। ठीक है, किसके द्वारा, मुनि के द्वारा, भरत के द्वारा सात्विक भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है अगले प्रश्न में, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये सुमेलित ही है, आपको सुमेलित करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचना है, तो ये मुक्ति बोध की आलोचना है। कामनी पुनर्विचार
आलोचना। और अधूरे साक्षात्कार आलोचना किसकी है? नेमी चंद्र जैन की आलोचना है। इतिहास और आलोचना किसकी आलोचना है? नामवर सिंह की आलोचना है। प्रेमचंद और उनका युग आलोचना किसकी है? रामविलास शर्मा की आलोचना है। रामविलास, अब उल्टा पलट करके देखो कि रामविलास शर्मा की आलोचना कौन सी है? प्रेमचंद और उनका युग। नामवर सिंह की आलोचना कौन सी है? इतिहास और आलोचना। नेमी चंद्र जैन की आलोचना कौन सी है? नेमी चंद्र जैन की आलोचना है अधूरे साक्षात्कार। मुक्तिबोध की आलोचना कौन सी है? काव्य एक पुनर्विचार आलोचना। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर पूछा गया है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है। कहा गया वैशाली, माफ कीजिए, शक्तिशाली और दुरूप पुरुष भी सुंदर सुंदर सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाता। तीसरे अंक में कहा गया है। अब पूछ रहा है कि निस्तेय का संबंध किस विचारधारा से? तो निस्तेय जो है अस्तित्ववादी विचारधारा से संबंधित है। निस्तेय किस विचारधारा से संबंधित है? अस्तित्ववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता से संबंधित टिप्पणी रामविलास शर्मा की है। क्या बोल रहे हैं? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग के तादाद में कैसे स्थापित करे। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद में स्थापित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। व्यापार की वृद्धि हो, तो इसे पूछ रहे हैं कौन सा वाक्य? तो यह है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्यों है भाई? अगर की लग गया ना तो यहाँ देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए बना रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। ना ही चैनल सब्सक्राइब करने का तो होता ही नहीं है। आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, मेरा या किसी और का, तो वहाँ पर पैसा नहीं लगता है। इसलिए आप बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, और भी वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, सब पेपर के लिए। आपका चाहे नेट का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, हम इस तरह की धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे व्याकरण के ऊपर लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप भी कहेंगे बहुत बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है। व्याकरण के ऊपर एक एक शब्द, एक एक टॉपिक इस तरह से समझाएंगे हम आपको ग्राफ के मुताबिक, और आप अपने पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड बहुत अच्छा कर कर आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर ज़रूर आइएगा प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, आप मेरे पे विश्वास कर कर आप ज़रूर आइएगा चैनल पर फिर से, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्या है? मैं कह मैं कहता मैं कहता हूँ आखिर देखी तू, कहता कागद की लेखी। इस वाक्य पंक्ति का आशय से बड़ा है। क्या है? अनुभव जो होता है वो शास्त्र ज्ञान से बड़ा होता है। इस पंक्ति में यही कहा गया है, ठीक है। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना समय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।